यूनिट 24 क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड, हम बात कर रहे हैं ग्रुप डी के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, ठीक है। और इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, तो साइंस कर रहे हैं, साइंस चल रहा है अभी। और साइंस में एक फिजिक्स का वीडियो डाला जा रहा है और फिर उसके बाद केमिस्ट्री का वीडियो डाला जा रहा है, अल्टरनेट चल रहा है, ठीक है। तो फिजिक्स में हम लोग मोशन का वीडियो मैंने डाल दिया है, फिजिक्स में मोशन का। और केमिस्ट्री में 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। वो 6 सेशन में है और प्लेलिस्ट में दिया हुआ है सारा वीडियो। अब हम लोग 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखिए होता क्या है कि जो रेलवे है ना, साइंस तो पूछ ही रहा है, अपना ग्रुप डी में साइंस का वेटेज तो है ही। तो इसमें जो है, जो जितना भी प्रश्न पिछले एग्जाम में बना है उसको लेते हुए हम लोग देखे हैं कि जितना भी प्रश्न बना है सब एनसीईआरटी से लगभग एनसीईआरटी से बना है या इससे रिलेटेड है, ठीक है। एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है, डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिला है एनसीईआरटी से। इसलिए हम जो सेशन लेके आए हैं ना, वो एनसीईआरटी सेशन है, ठीक है। और है ये किसके लिए, क्लास 9 के लिए नहीं है, ये है आपका ग्रुप डी के लिए, ठीक है। आप इसमें यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमने देखा है एएलपी का जो पेपर हुआ था, एएलपी का जो पेपर हुआ था नवंबर में, उसमें भी साइंस का जो प्रश्न बना था वो एनसीईआरटी से ही बना था। और टेक्नीशियन का भी जो पेपर बना था, टेक्नीशियन का भी जो पेपर बना था वो भी एनसीईआरटी से ही बना था, ठीक है। लगभग प्रश्न इससे ही बना था। और मेरा मैथ रीजनिंग तो ठीक ही है। और साइंस से मैं, साइंस का सपोर्ट से, मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सपोर्ट से एएलपी में मेरा 59 मार्क्स आया था, ठीक है। जो CBT 1 हुआ था, CBT 1 हुआ था उसमें 59 मार्क्स आया था। और टेक्नीशियन में मेरा 82 पॉइंट समथिंग मार्क्स आया था, ठीक है। तो हम किसके बदौलत से कर पाए थे ये, तो साइंस के बदौलत से। और आप यकीन करें या ना करें, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा था साइंस के लिए, और कुछ भी नहीं पढ़ा था। सिर्फ 9th और 10th का एनसीईआरटी पढ़ा था, और इसके अलावा साइंस के लिए मैंने और कुछ भी नहीं पढ़ा था। एक चीज़ और पढ़ा था, PYQ देखा था। PYQ मैंने अच्छे से देखा था, मतलब सारा क्वेश्चन लगभग एक एक करके चैप्टर वाइज मैंने कंप्लीट करा था। तो मैं उसी तरह करवाऊँगा, जिस तरह से मैंने प्रिपरेशन करा था ना साइंस का, उसी तरह से मैं भी करवाऊँगा। तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी कंप्लीट करवाऊँगा। जब एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जो एक टॉपिक वाइज मैंने डिसाइड कर रखा है कि यहाँ तक ये टॉपिक हो जाएगा, उसके बाद मैं PYQ का सेशन लेके आऊँगा, ठीक है। तो अगर ये हो जाता है तो उसके बाद मैं उसी तरह से PYQ का जो सेशन है उसको मैं लेकर के आऊँगा। और फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे से सॉल्व हो, मतलब काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा साइंस का, ठीक है। और चलिए तो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, शुरू करते हैं। और चैप्टर का नाम है आपका परमाणु, परम अणु एवं अणु। देखिए होता क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो परमाणु होता है जिसका टुकड़ा कभी ना किया जाए, परम अणु वैसा अणु जो परम है, अब उससे छोटा और हो ही नहीं सकता, ठीक है। और अणु, अणु क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मतलब परमाणु तो मिल के वैसा अणु जिसको मतलब कि हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि वो अपना एक रूप है, मतलब परमाणु तो हो गया, परमाणु तो हो गया, एटम्स तो हो गया जिसको अब डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता तो जो पूरा छोटा है तो वो यूजेबल है क्या, वो यूज में नहीं आता है। तो परमाणु मिलकर, परमाणु जो है सो मिलकर एक अणु बनाते हैं, ठीक है, जिसको यूज में लाया जा सके। तो जिसको यूज में लाया जा सके ना, वो आपका मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु कहलाता है। और परमाणु, परमाणु में ये समझना कि जिसको और टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसको परमाणु यानी एटम्स बोलेंगे। इसका संधि विच्छेद ही कर लीजिए, परम प्लस अणु यानी परम अणु। परम मतलब होता है अंतिम, ठीक है, अंतिम अणु। चलिए देखते हैं होता क्या है कि प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक, प्राचीन भारतीय एवं प्राचीन भारतीय मतलब इंडिया के जो प्राचीन लोग थे वो, एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चिकित होते रहे। पदार्थ की जो विभाज्यता है, इसके मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था।
आज ही नहीं, 500 ईसा पूर्व, यानी 500 साल उधर और 2025 इधर चल रहा है, तो 2025 वर्ष इधर, इतना साल पहले ही विचार किया गया था भारत में। किसको लेकर के? तो ये जो इसके लेकर के कि पदार्थ के विभाज्यता को लेकर के, ठीक है। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद प्रश्न पूछता है, ठीक है, महर्षि कणाद। तो भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद जी जो हैं, उन्होंने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आप खुद से सोचिए ना कि जैसे कोई पदार्थ है, ठीक है, कोई भी एक पदार्थ है, इसको हम लोग दो भाग में तोड़ते हैं तो इसका छोटा भाग ये टूटेगा, इससे 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 छोटा भाग ये, इससे छोटा भाग ये। तो टुकड़ा करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। आप कोई भी पदार्थ लेकर के खुद से बिना माइक्रोस्कोप के हाथ से भी करके देखिए, ठीक है, तो उसको एक अंतिम सीमा ऐसे आएगी जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको पुनः से विभाजित नहीं किया जा सकता है। अर्थात वह सूक्ष्मतम कण जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, वही सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। ठीक है, इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने क्या नाम दिया था? तो परमाणु नाम दिया था। ठीक है, एक अन्य भारतीय दार्शनिक, ये तो महर्षि कणाद जी के बारे में हो ही गया, ठीक है, महर्षि कणाद जी के बारे में हुआ ये। एक अन्य दार्शनिक हैं, भारत के ही दार्शनिक थे, पकुधा कात्यायन। कौन से? तो पकुधा कात्यायन ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, कि ये जो कण हैं वो संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। मतलब कहने का मतलब इनका ये था, पकुधा कात्यायन के कहने का मतलब था कि ये जो कण जो विभाजित नहीं किया जा सकता है ना, जैसे ये कण विभाजित नहीं किया जा सकता, तो ऐसा सब बहुत कण होगा, तो उसको संयुक्त रूप से मिला देंगे, अगर संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, जिससे हमें किसकी प्राप्ति होती है? तो द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। ठीक है, मतलब भिन्न भिन्न रूप प्रदान करते हैं, वो मिल के बने होते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी आपका भारत का। आप देखते हैं लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस, कौन? तो ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने, कौन? तो ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस, कौन? तो ल्यूसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। वही चीज़ है जो महर्षि कणाद ने कहा था। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा था। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। ये भी जो विचार दिए थे ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस, वो भी किनके विचारों पर आधारित थे? तो दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। ठीक है, क्या चीज़? तो मतलब कि इस टाइप को प्रूफ करने के लिए, ठीक है, इन विचारों को प्रूफ करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा। तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है, इस सब का जो जानकारी है सो लोग जुटाने लगे। ठीक है, यहाँ पे समझेंगे हम लोग कि वैज्ञानिक आत्मा एल लवाइजियर ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया। किसका? तो रासायनिक संयोजन, ठीक है, जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। पहला क्या था उनके द्वारा? तो हम लोग देखेंगे रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि रासायनिक संयोजन के नियम क्या था। तो लवाइजियर एवं
जोसेफ एल प्राउस्ट, ये नाम याद रखना, ठीक है, लेवाइजियर एंड प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित 2 नियम प्रतिपादित किए। कितने नियम? तो 2 नियम, ठीक है। पहला नियम है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा टॉपिक से, द्रव्यमान यानी कि मास, संरक्षण, संरक्षण मतलब क्या करना, मतलब कि बचाना, उसको रखना, फिक्स रखना, उसका जो नियम है, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए अब समझते हैं इसको, कि जब रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन यानी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है, तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है? अब सबसे पहले यहाँ वर्ड आया रासायनिक परिवर्तन यानी रासायनिक अभिक्रिया। तो आप लोग ये देखे होंगे कोई भी कि मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है, मिल के बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये बनाया, तो ये अभिक्रिया हो गया आपका, ठीक, अभिक्रिया हो गया। तो अभिक्रिया में क्या बोल रहा है कि जब हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं, जैसे मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन को मिला दिए, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो वही चीज़ बोल रहा है कि क्या इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन हुआ होगा, यानी पहले जो इसका द्रव्यमान था 100 और अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो द्रव्यमान है 100, क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ होगा? तो वही ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम में बात किया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कि ये कुछ क्रियाकलाप है, आप करके देखिएगा, ठीक, मतलब पढ़ के देखिएगा, अगर करना चाहें तो कर भी सकते हैं। कह रहा है आपका कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है। आप कोई भी रासायनिक अभिक्रिया उठा लीजिए, उसमें बोल रहा है कि जो द्रव्यमान इसका होगा ना, वो अभिक्रिया होने के बाद जो केमिकल बना है उसका भी द्रव्यमान वही चीज़ हो गया है, वही चीज़ होगा, ना तो इसका विनाश हो सकता है ना ही इसका सृजन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ बताता है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर मीन्स क्या समझते हैं आप लोग? फिक्स, और अनुपात मीन्स रेशियो। तो स्थिर अनुपात का नियम ये कहता है आपका कि सीधा समझ लीजिए कि जैसे जल हो गया आपका, ठीक है, क्या है? तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है? तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो आपका कितना होता है? जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात, ठीक है, किसका अनुपात? द्रव्यमानों का अनुपात। तो ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। तो जल का आप कितना भी मात्रा ले लीजिए, ठीक है, इसका जो अनुपात होगा ना हमेशा 1:8 होगा। जैसे देखिए, जैसे आप जल के 2 अणु लेते हैं आप, ठीक है, यानी हाइड्रोजन 2 ठो लेते हैं और ऑक्सीजन भी कितना लेते हैं? 2 ठो लेते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही आखिर मिलकर बनेगा ना जल। तो हाइड्रोजन का कितना अणु हो जाएगा? 2 अणु हो जाएगा, और हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक मास हो जाएगा? तो 2, और ऑक्सीजन का 8 + 8 कितना हो जाएगा? 16। अब ये कटेगा 1 बार में और ये कटेगा 8 बार में, तो कट पिटा के क्या आएगा? हमेशा 1:8 ही आना है, ठीक है। आप किसी को भी ले लीजिए, कितना भी मॉलिक्यूल ले लीजिए, जो द्रव्यमान का जो रेशियो आएगा वो इसी रेशियो में आएगा, 1:8 के रेशियो में आएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे कि लेवाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है, ठीक है। अच्छा, यौगिक बता देते हैं। जैसे तत्व और यौगिक का बात आया, तो तत्व जो हो गया ना आपका, एक तत्व के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। एक तत्व मतलब कि आप समझ सकते हैं जैसे कॉपर हो गया, ये मतलब सिंपल समझ लीजिए ना, एक तत्व के बारे में बता रहा है, ठीक है। और यौगिक मतलब क्या फील हो रहा है कि ये मिल के बना हुआ है, क्या चीज़ करके, अभी हम लोग आगे देखेंगे। यौगिक मतलब मिल के बना हुआ, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि 2 तत्वों से, पहले एक बार देख लेते हैं हम लोग। ये बोल रहा है आपको कि लवाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक, क्या चीज़? तो यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है।
मतलब यौगिक जो है सो 2 या 2 से अधिक तत्वों से क्या होता है, निर्मित होता है। इस प्रकार से प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात क्या होता है, तो स्थिर होता है। जैसे अभी हम लोग H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में देखें, अभी NH3 में सब दिया हुआ है यहाँ पे, अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है। चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो, ठीक है, उसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, हमेशा स्थिर होगा, हमेशा फिक्स होगा, ठीक है। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है। चाहे जल का स्रोत कोई भी हो, कहीं से भी लाया गया हो, कोई भी बनाया हो, हमेशा अनुपात जो होगा सो क्या होगा, 1:8 ही होगा। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा तथा 8 ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन ही प्राप्त होगा। अब हमको लग रहा है कि आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब यानी कि जल का मात्रा मान लीजिए कि हम 9 ग्राम लेते हैं, ठीक है। 9 ग्राम में 1 अनुपात तो हाइड्रोजन है और 8 अनुपात क्या है, ऑक्सीजन है। तो 1 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, 1 ग्राम आपका हो जाएगा हाइड्रोजन और 8 ग्राम आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपका। आगे देखते हैं। इसी प्रकार अमोनिया जैसे लेते हैं NH3 में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। तो 14 नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया, तो 14 हो गया, और हाइड्रोजन को तो हम लोग जानते हैं 1, तो यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा जो रेशियो होगा वो 14:3 के रेशियो में होगा। चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो, ठीक। अगर हम लोग उपरोक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, क्या चीज़, स्थिर अनुपात मीन्स कि उसका जो अनुपात होगा हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो अब समझ सकते हैं कि अब पहला पॉइंट भी समझ गए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम, और सेकेंड पॉइंट जो है नियमों में स्थिर अनुपात का नियम। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, यह भी समझ गए हम लोग, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होता है। अरे भी हम लोग डिस्कस भी यही चीज़ किए, ठीक है। ये हैं जॉन डाल्टन साहब। आप डाल्टन साहब को जानना चाहें तो आप जान सकते हैं, इनके बारे में पढ़ सकते हैं यहाँ पे। चलिए, लेकिन हम लोग आगे शुरू करते हैं। वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी, ठीक है। देख रहे हैं, सीरीज बाय सीरीज समझ रहे हैं हम लोग कि जो वैज्ञानिकों की NCERT इसी के लिए तो विख्यात है, उसमें दिया गया है सीरीज बाय सीरीज कहानी के जैसा। आपको थोड़ा सा भी समझने में तकलीफ नहीं होगा, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो शुरुआत में थोड़ा सा समझ में ना आए, लेकिन बाद में आपको अच्छे से समझ में आएगा। पढ़ते रहना है, मतलब 1-2 बार 3 बार 4 बार जितना बार पढ़ सकें उतना प्रॉफिट मिलेगा आपको, रिविजन करते रहना है। वैज्ञानिकों की जो अगली समस्या थी इन नियमों को उचित व्याख्या करने की थी। अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्या किया, तो जॉन डाल्टन जो है वो द्रव्य की जो प्रकृति है उसके बारे में एक आधारभूत सिद्धांत थ्योरी प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया। किसका, तो द्रव्य की जो विभाज्यता है उसका विचार प्रदान किया था। कौन, तो डाल्टन, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। उस समय तक क्या माना जाता था, तो दार्शनिकता ही माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया था। क्या बोल रहा है कि जो ग्रीक दार्शनिक थे, आपको याद होगा डेमोक्रिटस के द्वारा जो द्रव्यों को दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। क्या नाम दिया, परमाणु नाम दिया। डाल्टन का जो यह सिद्धांत था वो रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। रासायनिक संयोजन, अभी देखते हैं क्या होता है सो। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की, दोनों को मिला के व्याख्या किया, ठीक है। इसी को नाम दिया गया क्या, रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था, ठीक है। रासायनिक संयोजन का नियम क्या था आपका, जो लेवेजियर
ने जो प्रतिपादित किया था ना 2 नियम, उसी को नाम दिया गया था रासायनिक संयोजन के नियम, जिसमें पहला था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और सेकंड था स्थिर अनुपात का नियम। आप समझ गए होंगे, ठीक है, किसका बात कर रहे हैं। तो डाल्टन ने भी संयोजन के नियमों पर आधारित ही सिद्धांत को व्याख्या किया, ठीक है। इनके अनुसार क्या क्या हो सकता था, देखते हैं। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, चाहे वो तत्व के रूप में हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, अभी हम लोग देखते हैं यौगिक और मिश्रण को, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। इसका भी डिस्कशन हम लोग पहले ही कर चुके हैं, जिन्हें क्या नाम दिया गया था, परमाणु कहते हैं, ठीक है। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। उन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिया उसकी विवेचना कर सकते हैं इस प्रकार से। पहला पॉइंट है आपका कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। ये तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी द्रव्य हैं वो परमाणुओं से निर्मित होते हैं। ये सब डिस्कशन तो हम लोगों ने किया, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और सभी द्रव्य जो परमाणुओं से निर्मित होते हैं वही चीज़ क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्योंकि चाहे पदार्थ कुछ भी हो, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता कौन है, तो ये परमाणु ही भाग लेता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे हम लोग सेकेंड पॉइंट कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। ये तो अविभाज्य होते हैं, विभाज्य नहीं होते परमाणु, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं ना ही उनका विनाश होता है, ठीक है। परमाणु का रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजन किया जा सकता है उसका, ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है आपका कि दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। ये भी हम लोग रूल के अनुसार डिस्कशन किए। सभी परमाणुओं का जो द्रव्यमान है वो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले समान होते हैं। रासायनिक गुणधर्म भी क्या होता है, समान होता है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। मतलब कि अलग अलग तत्व के जो अगर हम लेंगे परमाणु का जो द्रव्यमान वो तो अलग है, हाइड्रोजन का 1 है इस तरह से, और अभी हम नाइट्रोजन को हम लोग देखें 14 है। तो अलग अलग तत्व का क्या है, जो परमाणु का द्रव्यमान है वो अलग अलग है, और उसका रासायनिक गुणधर्म भी क्या है, अलग अलग है, होना ही चाहिए। अब देखते हैं पॉइंट 5 नंबर पॉइंट आपका है कि भिन्न भिन्न तत्वों यानी अलग अलग तत्वों के जो परमाणु हैं वो परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं, ठीक है। छोटा छोटा जो परमाणु है मिल करके क्या होता है, एक यौगिक बनाते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना है कि कोई भी अगर हम यौगिक लेते हैं ना, कंपाउंड लेते हैं, तो उसमें परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार क्या होता है, निश्चित होता है। आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु में और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। मतलब परमाणुओं पर सोचिए, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि परमाणु जिसको और विभाज्य नहीं किया जा सकता, एकदम पूरा सूक्ष्मतम सूक्ष्मतम माइक्रोस्कोप से देखने से पे उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। वही चीज़ बोल रहा है कि अगले अध्याय में हम लोग क्या अध्ययन करेंगे कि परमाणु भी जो है ना उसमें भी और छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सोचिए कितना मज़ा आने वाला है, ठीक है। परमाणु जो डिवाइड नहीं किया जा सकता और उसके अंदर और छोटे छोटे कण हैं, उसको भी, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं परमाणु क्या होता है, क्या चीज़ है। तो परमाणु क्या होता है। क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है। इन दीवारों से एक कमरा एवं कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होती है। मतलब जो घर बनाते हैं पहले ईंट जोड़ते हैं, ईंट जोड़ करके क्या बनता है, एक घर बनता है, ठीक है। और मतलब एक कमरा बनता है, और कमरा से मिल मिल के क्या बनता है, कमरा 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 मिल के क्या बनता है, एक इमारत बनता है, बिल्डिंग बनता है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है। किसी बॉम्बे एंटी हिल की रचनात्मक इकाई क्या होती है। यह रेत का छोटा सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या होती है, परमाणु होती है, ठीक है। ये भी हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब बोल रहा है कि परमाणु कितने बड़े होते हैं, इसका अनुमान लगाइए, परमाणु कितने बड़े होते हैं। तो परमाणु बहुत छोटे होते हैं। क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। कोई भी वस्तु का आप तुलना कर लीजिए, एक बिंदु का तुलना कर लीजिए, जितना छोटा बिंदु का तुलना आप मतलब कि अपना माइंड में कल्पना कर सकते हैं, ठीक है, ये उससे भी छोटा होता है। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज़ की एक सीट जितनी मोटी परत बन पाएगी। जैसे ये पेपर है ना आपका, जैसे मान लीजिए ये पेपर है आपका, तो पेपर का ये जो मोटाई है ना, ये साइड वाला मोटाई,
वही बोल रहा है कि अगर हम लाखों परमाणुओं को रखेंगे ना एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में, तो बड़ी कठिनाई से क्या हो सकता है कि एक कागज़ की एक सीट जितनी मोटी परत बन सकती है, मतलब इतनी मोटी परत बन सकती है। जो साइड वाला पेपर, आप पेपर को देखिए उसका साइड वाला, तो सोचिए कितना छोटा हो सकता है। देखिए अब ये प्रश्न हमको पूछा गया था इसमें क्या बोलते हैं टेक्नीशियन में यही प्रश्न पूछा गया था हमसे, यहीं से प्रश्न पूछा गया था। और प्रश्न का उत्तर 10 मीटर होना चाहिए था। लेकिन मैम उस टाइम मुझे नहीं लगा था कि ये पूछा जाएगा, तो मैंने सिर्फ इसको पढ़ के गया था कि हाँ ये 10⁻⁹ मीटर है, और ये इतना छोटा होता है नैनोमीटर में, और परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में व्यक्त किया जाता है। और कितना होगा ये, तो 10⁻⁹ मीटर होगा। लेकिन मैं उस टाइम तक भूल गया था कि नैनोमीटर है या माइक्रोमीटर है। उतना ध्यान, मुझे लगा कि यार इतना फैक्चुअल कौन पूछ सकता है, लेकिन भाई ये तो रेलवे है, कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। एनसीईआरटी से ही पूछेगा, लेकिन कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। और मेरा प्रश्न भी गलत, ये तो मैं गलत बना के आता, मतलब गलत बना के आया था। जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ मैं 10⁻⁻6 मार के आया था। आप देख सकते हैं पेपर जो हुआ था टेक्नीशियन का, कौन सा डेट, एक्चुअल डेट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर प्रश्न मिलेगा तो मैं आपको मैं दिखा दूंगा आपको। मैं 10⁻⁻6 मार के आया था, लेकिन आंसर होगा 10⁻⁹ क्योंकि नैनोमीटर और माइक्रोमीटर में भूल ही गया था उस टाइम पे। तो ये प्रश्न मेरा गलत हुआ था, उसके बावजूद भी 82 पॉइंट समथिंग मार्क्स आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। ये हो गया आपका कुछ दिया हुआ है साइज कि जैसे हाइड्रोजन परमाणु सापेक्ष आकार त्रिज्या मीटर में, उदाहरण के लिए तो ये कितना हो गया आपका, हाइड्रोजन परमाणु 10⁻⁻10, और जल का अणु जो होगा 10⁻⁻9, हीमोग्लोबिन का जो अणु होगा 10⁻⁻8, रेत का होगा 10⁻⁻4, चीटी 10⁻⁻3, और सेब होगा 10⁻1। इसमें जो इसका आकार बोल रहा है, ठीक है। और ये परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखते हैं कि जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं, तो हम इसके बारे में क्यों सोचें। ये भी तो प्रश्न उठता है ना भाई कि हम इसके बारे में क्यों सोचें। हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना है, इसलिए हम लोग को परमाणु के बारे में सोचना पड़ रहा है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सकें, फिर भी वे यहाँ विद्यमान हैं तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। जो आप कपड़ा पहने या कुछ भी मतलब कि आप कह रहे हैं ना, वो परमाणु से बना है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं, जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये देख लीजिए, ये जो हैं सब परमाणु के कण हैं, ठीक। चलिए, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या हैं। कहाँ तक हो गया ये, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। चलिए ऐसा करते हैं, आज यहीं तक रखते हैं। बाकी का जो है हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। कल या परसों आपको अभी तो फिज़िक्स का वीडियो बनेगा, फिर इसके बाद केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड होगा। तो फिज़िक्स का भी आनंद लीजिए और केमिस्ट्री का भी आनंद लीजिए। फिज़िक्स भी अच्छे से चल रहा है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका आगे देखेंगे। तो सेशन कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अभी नया चैनल स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग का सपोर्ट दिखना चाहिए, सपोर्ट कीजिए आप लोग, ठीक है। और चलिए, थैंक यू। और फ्रेंड्स, आपको भी पढ़ना है एनसीईआरटी इसके साथ, ठीक है। ये डिस्कशन सुनना है, साथ में एनसीईआरटी बुक पढ़ना है आपको, तो ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए, आप अपना तैयारी को बेहतर बनाइए। थैंक यू।